हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो JTET 1 to 5 CDP का सेशन है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज गिव्स इंपॉर्टेंस ओनली टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। ठीक है, बाल विकास के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास पर सबसे अधिक उसके परिवेश पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक कहाँ पर प्रभाव पड़ता है? परिवेश पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नेसेसरली बी प्रोवाइडेड इन अ स्कूल फॉर अ फिजिकली चैलेंज चाइल्ड? बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, बालक के लिए भोजन का प्रबंध, या बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध, या बालक के लिए आवास का प्रबंध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बालक के लिए कक्षा कक्ष में उचित प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, यानी कि प्रॉपर प्रोविजन फॉर इजी इंटर एंड एक्सेस टू द क्लासरूम। जैसे कि बालक जो होता है ना, विकलांग बालक, उसका तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मानसिक रूप से, यानी कि जो मानसिक रूप से, ठीक है, उसके शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से क्या हो, दोष युक्त होते हैं। अब विकलांग बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध होना चाहिए। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट विच स्टेट? प्रथापूर्ण चरण या अपूर्ण संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण या उत्तर प्रथागत चरण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथापूर्व चरण यानी प्री कॉन्वेंशियल स्टेज। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना प्रथापूर्व चरण को दर्शाता है। यह अवस्था बच्चे की नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। अब बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें क्या करेंगे, दंडित कर देंगे। ठीक है, दंडित करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होता है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct regarding the socialization of children? समकक्षी समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है और विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है तथा परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला ऑप्शन है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है तथा समकक्षी समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। याद रखना है कि विद्यालय जो है वो समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यानी स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड फैमिली इज अ प्राइमरी एजेंट। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार क्या है, समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यह कथन बच्चों में समाजीकरण के संदर्भ में सही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अब बच्चों के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं समाज की विशेष भूमिका होती है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि किसी बच्चे में समाजीकरण की जो नींव होती है वो क्या होती है, वो परिवार से ही पड़ती है। ठीक है, जबकि विद्यालय समाजीकरण का क्या होता है, सेकेंडरी फैक्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? सीइंग अ हॉर्स, अ 3 years old girl exclaimed with surprise, wow such a big dog. According to Jean Piaget theory of cognitive development, this reaction of the child is an example of आत्मसात्करण या समावेशन या प्रतीकात्मकता या पदार्थ अस्तित्व या अस्तित्व अनुकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आत्मसात्करण या समावेशन, एसिमिलेशन
जैसे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया क्या होती है, आत्मसातकरण होती है या समावेशन एसिमिलेशन वाली होती है। ठीक है, क्योंकि यह आत्मसातकरण का जो अभिप्राय होता है, उसका प्रक्रिया होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, नए ज्ञान या अनुभव को अपने पुराने स्कीम या मानसिक ढांचे में फिट करके क्या करता है, फिट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और यहाँ पे बालिका ने घोड़े की शारीरिक विशेषताओं को अपने पहले के मौजूद कुत्ते के स्कीमा में शामिल कर लिया था, क्योंकि दोनों के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं और घोड़े के भी 4 पैर होते हैं। और जब बच्चा नए अनुभव के कारण अपने पुराने स्कीमा में सुधार करता है तो उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे। टू एसेस वेदर अ लर्नर कैन एक्सप्रेस their personal and original perspective on a given problem. What type of questions would you construct? अति लघु उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। जैसे कि ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है ना, वो 1 या 2 पृष्ठ के हो सकते हैं, जिसमें विद्यार्थी को इस बात की छूट होती है कि वे उत्तर की शब्दावली, उसकी लंबाई और उसका संयोजन अपने तरीके से कर सके। और निबंधात्मक प्रश्नों में से दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त करना, अर्जित ज्ञान के संगत तथ्य का चयन करना आदि शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो इजी टाइप ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग या शिक्षा शास्त्र उपागम। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2 और 4 है, 2 में 1, 3 और 4 है, 3 में 2 और 3 है और 4 में 1, 2 और 3 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे चारों सही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित करता है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा भी करता है, सोशल भी करता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट या इमोशन भी करता है, और शिक्षा शास्त्रीय उपागम यानी पेडागोजिकल अप्रोचेस, ये चारों करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। यहाँ पूछ रहा है अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। इन्फॉर्मेशन इज सेल्फ कलेक्टेड बाय द लर्नर्स। कैसे कि देखिए, अधिगम के आकलन में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है, जो स्टाफ या व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने के लिए इस सूचना को अधिक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो अधिगम का आकलन जो है उसका विशेषता नहीं है। तो इसमें जो विशेषता नहीं है यही होगा कि इनमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इज। चलाघात, भाषाघात, पठन वैकल्य या वाक संबंध रोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाषाघात यानी कि एफेसिया। ठीक है, एफेसिया भाषा और अवबोधन से संबंधित विकार पूछा गया है। तो यहाँ पे भाषाघात यानी एफेसिया जो होता है वो क्या है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ कॉम्पोनेंट एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आत्मपरितोषण बाहरी अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नकद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाहरी अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ पे मिला युग्म है, सही युग्म। तो यहाँ पे जो जिज्ञासा होगा वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे टू कंडक्ट टीचिंग स्मूथली अ टीचर शुड आस्क
एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बिकॉज कक्ष का अनुशासन बना रहता है। शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती। शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया कि शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। यहाँ पे देखिए अवसर जो है ये पॉजिटिव टाइप्स को इंडिकेट कर रहा है, यानी एक टैग वर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग जो 3 नंबर है वो उसको सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? विच मेथड डू यू कंसिडर मोस्ट सुटेबल टू मोटिवेट अ स्टूडेंट इन योर क्लास टू स्टडी? शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, या शिक्षार्थियों के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बोला गया है कि आप अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को पढ़ाएंगे तो उसे प्रेरित करने का कौन कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो हम लोग सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाएंगे? शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरण करेंगे, यानी कि जो अभिप्रेरणा जो होता है ना, यानी मोटिवेशन जो होता है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उनके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न अंतर्दर्शनों या लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है। कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है। स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन द टास्क इज डैश। मूर्त और अत्यधिक जटिल, उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, अप्रासंगिक या बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, यानी कि कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड। यानी विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य क्या हो, उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस will pose a barrier to the successful inclusion of auditory learners? विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, या बाद में उपयोग करने के लिए टैब पर दंत कार्यों के निर्देश रखें, या दंत कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। गिव स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जाम्स इंस्टेड टू ओरल एग्जाम्स। यहाँ पे बोला गया है कि श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा? तो विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा कर देंगे तो वो क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। इसे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, यानी अभिकथन दे दिए गए हैं और रीज़न दिए गए हैं। तो अभिकथन में है कि पाठ्यचर्या यानी सिलेबस का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज एवं संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनापूर्वक मूल्यांकन पर बल दे। तर्क है, पाठ्यचर्या मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक एवं निवारण तत्व के रूप में शामिल की जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो 1 नंबर ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। 4 नंबर में है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि आर जो है ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो कैसे? पाठ्यचर्या मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक एवं निवारण तत्व के रूप में शामिल की जाता है, सही है, लेकिन पाठ्यचर्या का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज और संस्कृति की सराहना करे और विवेचनापूर्वक मूल्यांकन पर बल दे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी?
इंटेलिजेंस is the ability to just oneself or to learn to adjust to one environment. Who gave this definition of intelligence? थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, या कॉर्विन ने, या थॉमसन ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉल्विन ने। ठीक है, ये याद रखना है कि यह व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया है या सीख सकता है। तो उसमें बुद्धि जो है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी थी? कॉल्विन ने दी थी। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग व्हाट शुड अ टीचर डू? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, या संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। इम्फेसाइज्ड अंडरस्टैंडिंग टू कंसेप्ट, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? संप्रत्यय की समझ को महत्व देना चाहिए, यानी कि इम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग टू कंसेप्ट। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनाकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज टू, पाठ योजना तैयार करना और उसमें सुधार, उसके अनुसार पढ़ाना, जितना संभव हो सके गतिविधियां कराना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कठोर, ये वाला आपका गलत है, संभव गलत है। ठीक है, पाठ योजना तैयार कर उसके अनुसार पढ़ाना, ये गलत है। ये सब टैग वर्ड नेगेटिव को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे जो अवसर प्रदान करना ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन है, इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय वुडवर्थ का, रॉस का, जिसवर्ट का, या एनास्टरी का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रॉस का। याद रखना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन रॉस का है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। द स्टेज व्हेन अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी इस स्टेज में क्या होता है ना, कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, यानी कि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स? आत्मानुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, या विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और अविनियम, या विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, यानी एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन लर्निंग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए डैश की स्थापना पर बल दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप यानी 2020 emphasized द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश फॉर डिसएडवांटेज्ड एरियाज एंड ग्रुप। क्षेत्रीय शिक्षा व्यवस्था, या विशेष शिक्षा क्षेत्र, या माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र, या प्राथमिक पाठशाला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशेष शिक्षा क्षेत्र, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो You are a teacher who believes that children learn at different paces and in different way. You will design an assessment plan in your class that सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो,
केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, या आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आकलन के अलग अलग तरीकों का क्या हो, तरीकों पर आधारित हो। यानी कि अगर हम एक अध्यापक हैं और जो विश्वास करते हैं कि बच्चे में विभिन्न गतियों या अलग अलग तरीके से सीखते हैं बच्चे, तो हम एक कैसा योजना करें, कैसा आकलन का योजना करेंगे। तो यहाँ पे आकलन के अलग अलग तरीकों का हम क्या करेंगे, तरीकों से क्या करेंगे, उस पर आधारित करेंगे, यानी अलग अलग तरीकों से हम उसकी जांच करेंगे, उसका आकलन करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ए टीचर वांट्स टू फैसिलिटेट comprehension skills among her students for this purpose, which of the following should she avoid? संकलात्मकता, मानचित्रण, संदर्भहीनता, रूपरेखीकरण या सारांशीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संदर्भहीनता। ठीक है, यानी कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बौद्ध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, तो इस उद्देश्य के लिए उसे किससे बचना चाहिए, उसे संदर्भहीनता से बचना चाहिए। यानी कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उसे संदर्भहीनता से बचना चाहिए। बोध कौशल जो होता है ना, संदर्भयुक्त विषय का हिस्सा होता है, जिसमें व्यक्तिगत गुणात्मक तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। तो ऐसे में संदर्भहीनता अवलोकन को क्या करती है, वो कमजोर बना देती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है, तो इसकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। फॉर लर्नर्स whose academic achievement is below average, which of the following is not a major reason for their problems? वातावरण का प्रभाव, स्वभाव संबंधी दोष, उच्च बौद्धिक क्षमता या कर्तव्य त्यागिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च बौद्धिक क्षमता, यानी हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम है, तो उसकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है, पूछ रहा है, तो प्रमुख कारण नहीं है हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि उच्च बौद्धिक क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? विकास अनुमानसिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कथन नहीं है, जो गलत कथन बोला है, तो यहाँ पे गलत कथन ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बनाता। According to Wonder theory of cognitive development, an infant does not mentality represent experiences through सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिमा द्वारा, या सांकेतिक द्वारा, या सूझ द्वारा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वो 4 होगा, यानी सूझ के द्वारा। यानी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है, तो मानसिक रूप से जो नहीं बताता है वह सूझ द्वारा है, यानी उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इंसाइटनेस नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश शब्द किसी भी प्रकार के आवेग में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। द वर्ड डैश डिनोट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग मूव्ड, स्टेयर्ड अप और एक्साइटेड। क्रोध, आवेग, संवेग, प्रेरणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेग, यानी कि इमोशन। तो इसका राइट होगा आंसर होगा इमोशन, यानी इमोशन जो होता है शब्द किसी भी प्रकार के आवेग में आने, भड़कने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है। एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आधिरूप, एक अपवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक आधिरूप, यानी कि प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे ऐसे उदाहरण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप कहेंगे। कैसे, तो एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक का ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, तो ऐसे उदाहरण को हम क्या करेंगे, एक आधिरूप कहेंगे, यानी प्रोटोटाइप कहेंगे।
तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। फिर अगले सेशन में ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।